चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो रहा था। शुरू कर लेंगे। जी बेटा ऑनलाइन से आवाज ठीक है। जी गूगल से रिलेटेड क्वेश्चन तो नहीं है? कहाँ तक पहुंचे थे हम? कौन सा क्वेश्चन हो रहा था, कहाँ तक पहुंचे थे सर? क्या क्या हो गया था सर? एक नजर रिवाइज करने की क्या बात चल रही थी, देख लें जरा फिगर्स। 2 एंट्रीज हुई थी। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपका तो नहीं कोई क्वेश्चन? चले फिर आगे, नेक्स्ट डेट बताएं। 1 जुलाई पे एग्रीमेंट हुआ। 1 जुलाई पे आपने एक पहली इंस्टॉलमेंट एडवांस में पे कर दी। नेक्स्ट डेट क्या ख्याल है? 30 जून 2011। रुकने की क्या वजह? लिखे एंट्री डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। जी किस अमाउंट में डेप्रिशिएट होने? 20 मिलियन से हमने डेबिट किया ना सर, डिवाइडेड बाय डेप्रिसिएशन। किस पे चार्ज करें, यूजफुल लाइफ पे या लीज टर्म पे? जरा 1 मिनट, जरा पेज नंबर 3 पे आया जरा। एक जरा पैराग्राफ ढूंढे जरा, दरम्यान में तकरीबन है डेप्रिसिएशन पॉलिसी वाला। डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज होती है जरा पढ़ लें मेरे साथ, फिर जरा अप्लाई करते हैं जरा। बाकी ठीक कह रहे हैं वो, लेकिन उसमें एक वेरिएशन भी है। एक एक वर्ड जरा साथ साथ पढ़े जरा। थर्ड पेज प्लीज, डेप्रिसिएशन पॉलिसी। If the lease transfers ownership of the asset to the lessee by the end of the lease term, हो सकता है? Yes, sir. कौन सी ओनरशिप? At the end of the lease term तो लीगल ओनरशिप ही है ना। और if it is reasonably certain that lessee will exercise the purchase option available in the lease contract, अगर लीज टर्म के एंड पे ओनरशिप ट्रांसफर होनी है या ये रीजनेबली सर्टन है कि लेसी परचेज ऑप्शन एक्सरसाइज करके ओनरशिप ले लेगा, दोनों सेंटेंसेस में कोई डिफरेंस है वैसे? यहाँ तक जो मैंने पढ़ा सेकंड लाइन में कॉमे तक, असल में समटाइम्स हो सकता है ना, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 तरह देखें पिछले पेज पे, समटाइम्स हो सकता है ओनरशिप ट्रांसफर हो रही हो लेकिन एंड में कुछ ना देना हो, विदाउट पेइंग एनी अमाउंट एट द एंड ऑफ द लीज टर्म, क्योंकि रेंटल्स में सब कुछ कवर हो गया हो। और क्वेश्चन नंबर 3 देखें जरा, समटाइम्स ये भी हो सकता है कि ओनरशिप ट्रांसफर तो होनी है लेकिन एंड में कोई परचेज ऑप्शन की अमाउंट भी पे करनी है। दोनों में कॉमन ये है कि ओनरशिप ट्रांसफर होनी है। समटाइम्स हो सकता है ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है विदाउट पेइंग एनी एक्स्ट्रा अमाउंट एट द एंड ऑफ द लीज टर्म एज इन क्वेश्चन नंबर 1। और समटाइम्स ये भी हो सकता है कि परचेज ऑप्शन की कोई अमाउंट पे करनी हो एट द एंड ऑफ लीज टर्म। दोनों सिचुएशंस में कॉमन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 हो या 3 हो, लीगल ओनरशिप ट्रांसफर होनी। तो अगर तो लीगल ओनरशिप ट्रांसफर होनी है, चाहे बगैर कोई एक्स्ट्रा पैसे दिए हुए या परचेज ऑप्शन की अमाउंट दे के ट्रांसफर होनी है अमाउंट, तो देन जरा सेंटेंस कंप्लीट करें। सेकंड लाइन करने पे, लेसी शैल डेप्रिशिएट द एसेट फ्रॉम द कमेंसमेंट डेट ओवर द यूजफुल लाइफ। फिर तो वो सिंपली क्या करेगा, यूजफुल लाइफ पे ही डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा शुरू से लेके। अब क्या मतलब यूजफुल लाइफ? यूजफुल लाइफ का मतलब जितना एसेट ने इस्तेमाल होना, मीन्स से अगर ओनरशिप ट्रांसफर होनी है तो लीज टर्म में भी एसेट लेसी ही इस्तेमाल करेगा
और लीज टर्म के बाद भी एसेट लेसी के पास ही रहना है क्योंकि ओनरशिप में ट्रांसफर हो जाना, इसलिए लेसी शुरू से ही फिर यूजफुल लाइफ को बेस बना के डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा। ठीक है यहाँ पर। लेकिन आगे चलें जरा। इफ दिस इज नॉट द केस का मतलब है कि ओनरशिप अगर ट्रांसफर नहीं होनी, तो अगर लीगल ओनरशिप एट द एंड ऑफ द लीज टर्म ट्रांसफर नहीं होनी, तो पहले जरा सेंटेंस पढ़ ले, फिर मैं एक फिगर्स के साथ समझाऊंगा कि क्या लिखा हो। द लेसी शैल डेप्रिशिएट द एसेट ओवर द, अंडरलाइन करना जरा, शॉर्टर ऑफ द लीज टर्म एंड यूजफुल लाइफ। इट मींस जो भी क्वेश्चन होगा पहले हम ये ढूंढा करेंगे कि क्या परचेज ऑप्शन है। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स एक दफा क्लास जरा रीज्वाइन होगी तो दोबारा काइंडली ज्वाइन कीजिएगा। 2 मिनट में वो थोड़ी सी रिकॉर्डिंग में शायद प्रॉब्लम आ रही है। 2 मिनट जरा आप ही वेट कीजिएगा। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स हो गया ज्वाइन? चलिए, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, डेप्रिसिएशन पॉलिसी की बात हो रही थी। ठीक है मूवी, हाँ ठीक है। दोबारा से शुरू करने से, अगर तो लीगल ओनरशिप ट्रांसफर होनी है एट द एंड ऑफ द लीज टर्म, आइदर बाय पेइंग एनी एक्स्ट्रा अमाउंट और विदाउट पेइंग एनी एक्स्ट्रा अमाउंट, तो देन तो लेसी डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा बेस्ड ऑन यूजफुल लाइफ। लेकिन अगर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होनी तो देन फिर लेसी डेप्रिशिएट करेगा एसेट को ओवर द शॉर्टर ऑफ द लीज टर्म एंड यूजफुल लाइफ। अब ये शॉर्टर का कॉन्सेप्ट क्या है, शॉर्टर को समझने के लिए जरा नीचे एक टेबल छोटा सा बना हुआ, उसमें जरा 2 सिनेरियोज बने हुए, तो आए उसके बेस पे जरा बात करते हैं कि ये शॉर्टर क्यों होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, लेट्स कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल बाय अज्यूमिंग नो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप और परचेज ऑप्शन इन द लीज कॉन्ट्रैक्ट। 2 लीजेस बनी हुई है, लीज ए लीज बी। इसमें हम अज्यूम कर रहे हैं कि अगर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होनी और रीजनेबली परचेज ऑप्शन सर्टेन नहीं है। बात मेरी समझ आ रही है? प्लीज क्या हो रही है, इस वक्त क्या डिस्कस हो रहा है? तो अगर फॉर एग्जांपल ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होनी है और रीजनेबली सर्टेन परचेज ऑप्शन भी नहीं है, तो देन ऊपर लिखा हुआ था जो पढ़ा हमने कि शॉर्टर ऑफ द लीज टर्म एंड यूजफुल लाइफ पे डेप्रिशिएट करना है। तो अब मैं डिस्कस ये करने लगा हूं कि ये शॉर्टर पे क्यों करना है और शॉर्टर का मीनिंग क्या है। तो उसको समझने के लिए नीचे टेबल में आ रहा है, 2 लीजेस की एग्जांपल बनी हुई है लेफ्ट साइड से अपने साथ। कमेंसमेंट डेट है लीज 1 पे, फोकस करें लीज ए पे। कमेंसमेंट डेट सपोज है जी, बोले 1 जनवरी 15। अब यूजफुल लाइफ सपोज इसकी है 6 इयर्स। अब वर्ड्स का जरा डिफरेंस क्लियर रखिएगा, क्या मतलब यूजफुल लाइफ? जितने अरसे एसेट ने यूज होकर बेनिफिट देना, ठीक है, वो 6 इयर्स सपोज। और सपोज 6 इयर्स काउंट किया हुआ, 2015, 16, 17, 18, 19 और 20, ठीक है। देन सपोज लीज टर्म है 11 इयर्स। पहले तो ये सोचें कि क्या ये पॉसिबल भी है कि लीज टर्म ज्यादा हो और यूजफुल लाइफ कम हो। लीज टर्म कहते हैं किसे? जिस टाइम पीरियड में लेसी ने पेमेंट्स करनी। तो यूजफुल लाइफ मींस होता है जितने अरसे एसेट ने बेनिफिट देना है, और लीज टर्म मींस जितने अरसे में पेमेंट्स करनी है। तो हो सकता है लेसी के पास सफिशिएंट फंड्स अवेलेबल ना हो, देयरफॉर उसने लेसर से नेगोशिएट किया हो कि मेरी जरा इंस्टॉलमेंट्स ज्यादा अरसे की कर दें, ठीक है। तो यूजफुल लाइफ अगर 6 इयर्स मींस एसेट ने फायदा 6 इयर्स देना है, और लीज टर्म अगर 11 इयर्स है तो 11 इयर्स में इंस्टॉलमेंट्स की पेमेंट्स होनी है। आप इस केस में सोचें कि डेप्रिसिएशन चार्ज होनी कैसे चाहिए। नहीं मतलब शॉर्ट टर्म अभी रहने दे, लॉजिकली सोचें, क्या हमें एसेट को डेप्रिशिएट 6 इयर्स में करना चाहिए या 11 इयर्स में करना चाहिए? तो शॉर्ट टर्म इंशाल्लाह खुद ही डिसाइड हो जाएगा। वाई 6 इयर्स? क्योंकि एसेट ने बेनिफिट 6 इयर्स देना, तो एसेट 6 इयर्स में डेप्रिशिएट होगा, लेकिन डेफिनेटली जो लीज की लायबिलिटी है वो फिर 11 इयर्स में खत्म हो रही होगी। ऐसे ही ना यार? तो इससे व्हाट इज द फर्स्ट एंट्री जो लेसी करता है? राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट है, लीज लायबिलिटी क्रेडिट है। एसेट डेप्रिशिएट होगा 6 इयर्स में और लायबिलिटी ऐसा ग्रेजुअली रिड्यूस होगी ओवर द पीरियड ऑफ लीज टर्म, जब रेंटल्स पूरे हो जाएंगे, ठीक है। तो एसेट पे इस पर फोकस है। एसेट विल बी डेप्रिशिएटेड इन दिस केस इन 6 इयर्स यूजफुल लाइफ। अब जरा सेकंड सिनेरियो में लीज बी।
सपोज वही कमेंसमेंट डेट है 1 जनवरी 15, लेकिन जरा रिवर्स ऑर्डर में जरा, अगर सपोज यूजफुल लाइफ 11 ईयर्स हो और लीज टर्म 6 ईयर्स हो। अब इस वक्त ये दोनों ही जो एग्जांपल्स है वो इस कॉन्टेक्स्ट में कि ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होनी, तो डेफिनेटली एसेट इस्तेमाल कितने अरसे हो सकता है 11 ईयर्स, लीज टर्म कितनी है 6 ईयर्स। लेकिन अब 6 ईयर्स के बाद क्या होना है अगर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होनी, एसेट ने लेसर के पास फिर वापस चला जाना। तो इन दिस केस यूजफुल लाइफ है 11 ईयर्स, लेकिन लेसी फिर 11 ईयर्स बेनिफिट ले नहीं सकेगा। ओनरशिप अगर तो ट्रांसफर होनी है फॉर एग्जांपल सेकंड सिनेरियो में, फिर तो उसे कितने अरसे में डेप्रिशिएट करना चाहिए 11 ईयर्स में। लेकिन अगर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होनी तो फिर लीज टर्म के बाद एसेट ने लेसर के पास वापस दोबारा चले जाना। देयरफॉर इस केस में, लीज बी के केस में, फिर आपको डेप्रिशिएट करना चाहिए एसेट को 6 ईयर्स में। तो इन आइदर ऑफ द केस, चाहे लीज टर्म ज्यादा हो या लीज टर्म कम हो यूजफुल लाइफ से, दोनों केसेस में अगर गौर से अगर आप देखेंगे तो हम शॉर्टर ही की तरफ शायद जा रहे हैं। सिनेरियो ए में शॉर्टर क्या बन रहा था, यूजफुल लाइफ, तो हम उस पर डेप्रिशिएट कर रहे थे, और सिनेरियो बी में लीज टर्म तो उस पर कर रहे हैं। तो वाई शॉर्टर, क्योंकि अगर यूजफुल लाइफ कम है तो उसी पर डेप्रिशिएट होना चाहिए, और अगर यूजफुल लाइफ ज्यादा भी है तो ओनरशिप ट्रांसफर होनी नहीं है, तो लेसी ने बस लीज टर्म एसेट को इस्तेमाल करना। तो यहाँ से ऑनवर्ड जब भी कभी हम डेप्रिसिएशन का डिसीजन लेंगे तो क्वेश्चन में देखा करेंगे कि क्या ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है। अगर तो इसका क्वेश्चन का आंसर है कि यस हो रही है, तो देन फिर हम यूजफुल लाइफ पर डेप्रिशिएट करेंगे, और अगर ऐसे नहीं है तो फिर हम शॉर्टर ऑफ द लीज टर्म और यूजफुल लाइफ पर ढूंढ लिया करेंगे। अब अपने सामने जरा क्वेश्चन नंबर 3 रखें जरा। इस सारी डिस्कशन के बाद आप बताएं कि क्वेश्चन नंबर 3 में, इस मिरेकल टेक्सटाइल लिमिटेड वाले क्वेश्चन में, एसेट को कैसे डेप्रिशिएट होना चाहिए। और यार शॉर्टर अभी तो डिसाइड हुआ, क्या हो गया यार, ओनरशिप कैसे ट्रांसफर हो रही, कहाँ लिखा है। असल में दोनों चीजें ध्यान में रखनी, मतलब दोनों चीजें ध्यान में रखें। एक तो ओनरशिप हो सकता है ट्रांसफर हो रही है विदाउट पेइंग एनीथिंग, और हो सकता है परचेज ऑप्शन की वजह से ट्रांसफर हो रही है। तो दोनों केसेस में, चाहे बाय पेइंग एनीथिंग, बाय या बाय नॉट पेइंग एनीथिंग एक्स्ट्रा एट द एंड ऑफ द लीज, हम अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है तो देन सिंपली अब यूजफुल लाइफ ही को कंसीडर करेंगे। शॉर्टर में कब जाते हैं, बोलने एक दोबारा। तो इस केस में फिर फाइनली आप डेप्रिशिएट करेंगे एसेट को ओवर द useful life there, because there is a reasonably certain purchase option at the end of the lease term. Any confusion जी फाइनली, चले वर्किंग करें। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर होंगे। जी जी प्रैक्टिकल ही पे तो पॉसिबल है। तो टैक्स बचाने के लिए 1 साल के लिए, टैक्स बचाने के लिए, हाँ मतलब प्रॉफिट पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं होता। ये आप किस दुनिया की बातें कर रहे हैं, पाकिस्तान में लोग टैक्स बचाते हैं, मुल्क अपना, हुकूमत अपनी, लोग तो बढ़ चढ़ के लाइनों में लग के टैक्स जमा कराते हैं। उसी तरह जिस तरह लोग ICAP की फीस ऑनलाइन भी जमा कराते हैं वैसे भी जमा कराते हैं। पाकिस्तान में तो ऐसी बहस ही कोई नहीं है। नंबर वन। और दूसरी नंबर चीज बेटा ये है कि टैक्स होता है टैक्सेबल प्रॉफिट्स पर। तो ये तो सारी अकाउंटिंग प्रॉफिट्स की बहस हो रही है। टैक्स पढ़ा आप लोगों ने, तो टैक्स के लिए अलग रूल्स हैं, तो अकाउंटिंग प्रॉफिट्स पर तो कोई टैक्स नहीं होता। ये तो सारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। अगर आपने टैक्स की बात की है तो टैक्स में लीज भी मेरे ख्याल पढ़ी होगी आपने, उसमें तो रेंटल्स पढ़ा हुआ टैक्स में, डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट वैसे ही एड बैक हो जाता है, तो अलाउ ही नहीं करते हैं। तो ये सारी अकाउंटिंग है, इसका इट इज नथिंग टू डू विद द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, सारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आप पाकिस्तान में बैठे क्या हो गया यार, क्यों इधर उधर दुनिया में देखते रहते हैं। दुनिया में होता है ये, पाकिस्तान में अवाम अपने मुल्क को चलाने के लिए बढ़ चढ़ के टैक्सेस देना चाहती है। मेरा तो ख्याल ऐसे ही है। 20 डिवाइड बाय 10 सर, क्या आंसर आया, पूरा साल ही डेप्रिशिएट होगा। जी ओके जी फाइनली जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी अदर कंफ्यूजन जी, दोबारा देखें जी क्वेश्चन, कंसंट्रेट करें जी, कुछ और आपके ख्याल में इस साल होना चाहिए जी। लिखें दोबारा एक डेट, 30 जून 2011। जिस तरह कल कुछ इंटरेस्ट के हवाले से बहस हुई थी, सेम डेट दोबारा लिखें और एंट्री के लिए जगह छोड़ दें। टेबल बनाएंगे जरा खुद से, अब बार बार बन रहा है डिफरेंट क्वेश्चंस में। शुरू करें जरा, फाइनेंस चार्ज एलोकेशन टेबल।
ये कुछ कॉलम्स के नाम याद हो गए कम से कम? डेट, रेंटल्स, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट एंड बैलेंस। ये स्टार्ट करवा देंगे, डेट भी बोल दें, अमाउंट भी बोल दें। बना सकते हैं आप जरा, मैं चाह रहा हूँ कि एक दफा मेरे साथ फिर फाइनल हो जाए। 1 जुलाई 10 मींस डेट ऑफ एग्रीमेंट से आपने शुरू कर लिया। स्टार्टिंग पॉइंट 20 मिलियन। अब ये मिलियंस में राउंड ऑफ किया हुआ हमने। नेक्स्ट डेट बोले, सेम डेट दोबारा क्यों लिखी है? इसी डेट पे 5.8 मिलियन का एक रेंटल है, उसमें इंटरेस्ट ना होने की वजह से वो सारा प्रिंसिपल है। बैलेंसिंग फिगर आपकी कैलकुलेट हो जाएगी 14.2। ठीक है, एक जरा मेरे साथ और जरा प्लीज, बस उसके बाद फिर आप ही कीजिएगा। नेक्स्ट डेट बोले 1 जुलाई। एग्रीमेंट की डेट्स के मुताबिक आपने चलना है, बाद में फिर देख लेंगे काउंटिंग है। इसकी जरा मेरे फिगर्स लिखवा दूंगा 1 जुलाई 11। जितना रेट दिया उसे यूज कर लें और फिगर्स बता दो। 14.2 मिलियन या 20 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय रेट करें, आंसर बताएं। अब मेरा ख्याल पॉइंट्स में जारी गेम मैक्सिमम 2 डिजिट्स पे राउंड ऑफ करना चाहिए, ऐसे टाइम वेस्टिंग है। कर लेंगे राउंड ऑफ 2.23। करें आगे। चलें आगे जहां तक जाना। एक और एक नई चीज भी है शायद, अगर आप देखें डाटा। इस टेबल में वो सारी अमाउंट्स आनी है जो शुरू से लेके एंड तक लेसी ने पे करनी है। तो रेंटल्स के अलावा भी एक अमाउंट है, प्लीज पेमेंट्स को सामने रख के वर्किंग कीजिएगा। इंडिविजुअली जरा ट्राई करना जरा। 4 रेंटल्स के अलावा, एनुअल एडवांस में रेंटल्स के अलावा एक और अमाउंट भी एट द एंड ऑफ द लीज टर्म लेसी ने पे करनी है।
तो जो लीज पेमेंट्स में अमाउंट सारी होती है वो सारी कंसिडर होंगी इस टेबल में शुरू से लेकर एंड तक। जी वो डेट मैं बताता हूँ, यहाँ तक आ गए सर, यहाँ तक पहले कंप्लीट कर लें, जरा देखिएगा फिगर्स ठीक है मेरे, ये कौन सा मेरा राउंडिंग ऑफ का इशू तो नहीं जरा देखिएगा, नहीं सीरियसली मतलब अगर कोई फिगर सही राउंड नहीं हुई। ठीक है जी फिगर्स, चले वो लास्ट पैराग्राफ भी साथ रख लें और अपना अपनी पहली वर्किंग भी देखें। एक एट द एंड ऑफ द लीज टर्म भी पेमेंट है, उसकी क्या डेट होनी चाहिए। अब इन सब की तो हमने 1 जुलाई की लिखी, ये एडवांस में, तो वो एट द एंड ऑफ द लीज टर्म है, तो 5th ईयर का स्टार्ट नहीं है, 4th ईयर का एंड आएगा। तो एग्जैक्टली जो डेट बनेगी वो मेरा ख्याल है 30 जून 2014 बननी चाहिए। तो एग्रीमेंट की डेट्स आपने लिखनी है एट द एंड ऑफ द लीज टर्म, ठीक है। इसकी अमाउंट हो जाएगी 2 मिलियन, बाकी सब कुछ वही है। तो जो आपकी लीज पेमेंट्स की अमाउंट्स होती हैं जिसकी बेस पे आपने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की हो, तो वो सारी फिगर्स अपने टेबल में प्रेजेंट करनी है, और बाकी आप वर्किंग एज इट इज ही करेंगे। 1.73 की बेस पे इंटरेस्ट आ रहा होगा, पॉइंट्स में चला गया मेरा ख्याल है 0.27, 1.73। तो प्लीज समझ आ रहा है क्या हुआ, 2 मिलियन मिल गया, कहां से लिया, कौन सी अमाउंट है ये। हाँ जी, जब परचेज ऑप्शन की अमाउंट है, यानी करफियन जी फाइनल बन गया। यार क्या हो गया यार, बेटा जो मर्जी ले जा यार, क्या हो गई, हम किसी चक्कर में पड़ गए, जो फिगर आ रही उसी को यूज करना। जो कैलकुलेटर पे हम कंटिन्यू रखते हैं वहां से 6.51 आता है, अगर राउंड ऑफ करने के बाद फिर 6.5 आता है। तो बेटा अगर वो आता तो मुझे वो लिखवा दो। सर मैंने रिक्वेस्ट की है, अगर मेरी फिगर्स गलत हैं तो मुझे सही करवा दो। 6.50 लिख देता हूँ, लेकिन 6.50 अगर इधर आ रहा है तो फिर इधर 4.12 आ रहा होगा। 6.5 ये फिगर्स ठीक है यार, कोई नहीं, हम दोनों अलग फिर अलग टेबल बनाएंगे। बेटा ठंडे दिल से सोचे हैं, क्या एग्जामिनर इस चीज का टेस्ट ले रहा है, क्या पेपर इस चीज का देना है। अगर मैंने 51 लिखा और आपने 50 लिख दिए तो एग्जामिनर सवाल काट देगा। क्या आज का सारा दिन इसी पे लगा दें या सवाल करना, लगा दें। हम 10 बजे के बाद अलग क्लास रख लेते हैं, 10 से 12 अलग क्लास होगी मैं। जी सर, ये 2.23 ढूंढिएगा जी, ऑनलाइन स्टूडेंट बना लिया टेबल आपने, ये टेबल हो गया जी सबका। 2.23 को सर्कल लगाएं और इसका टाइम पीरियड बताएंगे कब से कब तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ। स्पीडअप हो जाए सर, स्पीडअप हो जाए। कब से कब तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया आपने। 1 जुलाई 2010 से लेके 30 जून 2011 तक है ना, बट वो पे हो रहा है ना 1 जुलाई, तो पेमेंट डेट लिखी हुई है, तो किस अकाउंटिंग ईयर का फिर ये इंटरेस्ट है सारा। अपनी लास्ट डेट देखें जो अभी आपने पीछे लिखी थी, क्या ये सारा इंटरेस्ट हमारे पीरियड का नहीं है। क्या ये सारा इंटरेस्ट हमारे अकाउंटिंग पीरियड का ही तो नहीं है। कल जो क्वेश्चन नंबर 2 हो रहा था उसका जरा टेबल देखना जरा, वो सारा हमारे अकाउंटिंग ईयर में नहीं बन रहा था, वो फिर 10 मंथ्स और 2 मंथ्स में डिवाइड हो रहा था, लेकिन ये तो 2.23 जो है ये तो सारा हमारे ही अकाउंटिंग पीरियड में टाइम गुजरा है, लेकिन इसकी पेमेंट होनी है नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर के स्टार्ट में। तो क्या अक्रूवल बेसिस पे फिर 2.23 हमारे इस अकाउंटिंग पीरियड का इंटरेस्ट बनता है। लिखें इसकी एंट्री, जो 2 मिलियन की बेटा अमाउंट है, ये 2 मिलियन की अमाउंट एट द एंड ऑफ द लीज टर्म मींस 4 इयर्स के एंड पे होनी, तो देयरफॉर उसकी अमाउंट की डेट 30 जून 2014 आ गई। एवरी अदर थिंग रिमेन सेम, 4 सालों में पे नहीं होनी, हर 4 सालों में ब्रेक करके पे नहीं होनी, एट द एंड ऑफ द लीज टर्म पे होनी। ठीक है, क्लियर है प्लीज 2 मिलियन।
जी 2.23 समझ आ गया क्या किया मैंने? किस पीरियड का इंटरेस्ट है और किस अकाउंटिंग पीरियड में पे होना है? 2011 का इंटरेस्ट है 30 जून 11 का, जो 2012 के स्टार्ट में 1 जुलाई 11 पे होना है। ठीक है, अकाउंटिंग ईयर की जरा डेट से ध्यान रखिएगा सही। बेटा एन्युटी के फॉर्मूले में -4 नहीं लिखा था, ये एन्युटी का फॉर्मूला नहीं इस पे लगा, ये एक दफा अमाउंट है, ये इस पे डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला -4 का लगा था, तो इसमें एक दफा पे होना है एट द एंड ऑफ द लीज टर्म। इसकी एक अलग वर्किंग हुई थी बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ डिस्काउंटिंग। रेंटल्स थे 4 जिनके लिए फिर एन्युटी का फॉर्मूला यूज हुआ। ठीक है प्लीज, तो उसमें 4 साल के बाद एक अमाउंट है, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू के लिए हमने डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला लगाया था। जी एंट्री बता दें। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट एंड इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट, अमाउंट इज 2.23। जी रिक्वायरमेंट देखें, हमें 3 सालों की एंट्रीज करनी है, एक कम से कम और मेरे साथ साल कर लें, थर्ड ईयर फिर होमवर्क रख लीजिएगा। नेक्स्ट लिखें जी फॉर द ईयर एंडेड। पेबल ही हुआ, कैश तो कब जाना है? 1 जुलाई को जाना है। इस ईयर एंड का इंटरेस्ट है किस डेट पे होना है? 30 जून 11 का इंटरेस्ट है और नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर की स्टार्टिंग डेट पे होना है। जी प्लीज क्लियर है सारे, बताइए डेट्स शुरू करें। 1 जुलाई 2011 नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर का स्टार्ट, इस दिन क्या होना है? एक लिखें जरा इसकी एंट्री, कंसंट्रेट करें जी, वाइंड अप करें, लिखें लिखें लिखें। नहीं सिर्फ इंटरेस्ट पेबल तो नहीं ना बेटा, पूरा रेंटल पे होना है इस दिन। 5.8 मिलियन की पेमेंट होनी है, उसका ब्रेकअप देखें। किस अमाउंट से लायबिलिटी डेबिट होनी है? प्रिंसिपल अमाउंट मींस 3.57, बैलेंसिंग फिगर 2.23 से क्या डेबिट होना है? एक्सपेंस डेबिट होना है या पेबल डेबिट होना है? पेबल क्यों? एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया था हमने, लेकिन पेमेंट करने से अब लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। ओके प्लीज। कंप्लीट करने की कोशिश करें करंट ईयर, 2 एंट्रीज और सोचें। जी डेप्रिसिएशन 20 डिवाइड बाय 10, यूजफुल लाइफ ही चलनी है बिकॉज ऑफ परचेज ऑप्शन। अब दोबारा जरा टेबल देख के सोचें, 30 जून 2012 पे शायद दोबारा इंटरेस्ट अक्रू होना चाहिए। नेक्स्ट इंटरेस्ट की जरा डेट सोचें। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स हो गई आपकी एंट्रीज यहाँ तक? जी 1.67 कब से कब तक का? बोला करें बोला करें। 1 जुलाई 2011 से 30 जून 2012। वंस अगेन सारा हमारे ही अकाउंटिंग ईयर में एक्सपेंस आ रहा है, तो 1.6
ठीक है जी, अब कर लेंगे 2013। 2013 के स्टार्ट पे भी एक रेंटल पे होगा, फिर डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट आ जाएगा, तो उसके लिए स्पेस रखना मेरे ख्याल फिर इंडिविजुअली कर लीजिएगा। हम जरा बी रिक्वायरमेंट में चलते हैं, तो थोड़ी सी नई चीज करते हैं, कर लेंगे हम वर्क। कौन से साल की एंट्रीज रिक्वायरमेंट भी पड़ेगी? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स इकट्ठे हैं सारे? शुरू करें प्लीज, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपसे पूछ रहा हूँ। जी प्रिपेयर रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, यहाँ तक तो हम पिछले क्वेश्चंस में भी करते रहे हैं। रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जरा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ज़हन में रख के बताएं क्या क्या आना है उसमें। नॉन करंट एसेट्स में क्या आना है? राइट ऑफ यूज एसेट और लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। आगे नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज में लीज लाइबिलिटी का ब्रेकअप हो जाना है, तो ये तो अभी बनाते हैं इंशाल्लाह भी। लेकिन एक अगली चीज जरा देखें, अंडरलाइन करें वर्ड्स। रिलेटेड नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2012, लेकिन along with कंपैरेटिव फिगर्स, तो 2011 की फिगर्स भी दिखानी है। लेकिन नई चीज इसमें है कि नोट्स बनाने हैं, नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रिलेटेड नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो इनको जरा पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये जो एक्सट्रैक्ट्स हैं ये तो हम पिछले क्वेश्चन में भी बनाते रहे, लेकिन अगर लेसी के केस में एग्जामिनर हमसे कोई नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मांग ले, तो उसका फिर क्या मतलब होता है लीज के स्टैंडर्ड में। इससे पहले कि मैं ये लीज की बात करूं, जरा IAS 16 से बनाए। IAS 16 अगर कभी नोट्स रिक्वायर्ड हो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के, तो कुछ याद है क्या बनाते रहे? एक स्केड्यूल बनाते रहे, फिर डेप्रिसिएशन पॉलिसी, रेट, मेथड, अगर इवेल्युएशन हो जाए तो रिवैल्यूएशन के डिस्क्लोजर नोट्स में बनाते रहे। उसी तरह IFRS 16 में ये जो लीज का स्टैंडर्ड है, लेसी से रिक्वायर्ड है कि उसने लीज से रिलेटेड भी कुछ डिस्क्लोजर शेयर होल्डर्स के लिए नोट्स में बनाना है। तो नीचे जहाँ रिक्वायरमेंट एंड हो रही है उसके नीचे कुछ एक नोट में 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो उनमें से पहले 2 पॉइंट्स की इस वक्त हमें जरूरत है, जरा पढ़िएगा मेरे साथ जरा। इफ नोट्स आर रिक्वायर्ड इन केस ऑफ लीज, अब ये लीज के एंगल से बात हो रही है, तो लेसी शेल डिस्क्लोज नंबर 1, लीज्ड एसेट मींस राइट ऑफ यूज एसेट। एक राइट ऑफ यूज एसेट का उसी तरह स्केड्यूल बनना है जिस तरह IAS 16 में बनता है। बाकी भी मैं याद तो कराता हूँ, वैसे कुछ आता है में ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन, एडिशन, डिलीशन। तो राइट ऑफ यूज एसेट का उसी तरह से एक स्केड्यूल बनना जिस तरह IAS 16 में बनता था। आगे चलें, एज वेल एज फिर एक नई चीज है वो मैं डिस्कस करूंगा बनाते हुए, वर्ड्स जरा अंडरलाइन करें ढूंढ के। मैच्योरिटी एनालिसिस ऑफ लीज लायबिलिटी, तो एक तो IAS 16 का ही डिस्क्लोजर बनना है लीज एसेट के अगेंस्ट, और फिर एक लीज लायबिलिटी का डिस्क्लोजर बनना है अकॉर्डिंग टू IFRS 16। उसे फिर एक मैच्योरिटी एनालिसिस बोला जाता है, वो कैसे बनना है वो मैं बताता हूँ। तो 2 चीजें जरा अगर जहन में रखने की कोशिश करी जाए। नंबर 1 क्या बनना, नहीं डिस्क्लोजर मेन नोट्स में नंबर 1 स्केड्यूल बनना लीज एसेट, राइट ऑफ यूज एसेट का, और नंबर 2 मैच्योरिटी एनालिसिस ऑफ लीज लायबिलिटी बनना है। और नंबर 3 एक और चीज है, पॉइंट नंबर 2 में पढ़ रहा हूँ। इन एडिशन, narrative information about the lease as given in question is also required to be written after the disclosure। एक शेयर होल्डर्स को इंग्लिश में एक पैराग्राफ लिख के भी बताना होता है कि ये लीज की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है, लीज टर्म क्या है। एज एन अकाउंटेंट हमारे सामने तो लीज का एग्रीमेंट होगा जिसकी बेस पे हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, लेकिन शेयर होल्डर्स के पास ये एग्रीमेंट्स और इनकी कॉपीज नहीं जाएंगी, उनके पास सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जाती हैं। तो इस लीज के कॉन्ट्रैक्ट में जो एग्री हुआ है कि लीज टर्म क्या थी, रेंटल्स क्या है, परचेज ऑप्शन है या नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ये फिर नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शेयर होल्डर्स को एक पैराग्राफ फॉर्म में भी लिख के बताना होता है। हमारे पास ये सारी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में हुआ करेगी, उसको ड्राफ्ट करना होता है, तो वो भी इंशाल्लाह मैं आपके सामने डिस्क्लोज करके लिख कर दिखाऊंगा आपको। तो 3 चीजें कर लेते हैं फाइनली जो आपने ज़हन में रखनी है अगर लेसी के लिए नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने बनाना है। नंबर 1 स्केड्यूल है IAS 16 में जिसका बनता था। नंबर 2 मैच्योरिटी एनालिसिस है, और इनके बाद एक नैरेटिव पैराग्राफ इंशाल्लाह भी लिखते हैं। तो आगे जरा लिख के सब कुछ लिख करते हैं। बी रिक्वायरमेंट पहले वो एक्सट्रैक्ट से बना लें जिस तरह कल बातें हुई हैं। बी रिक्वायरमेंट में अब बिजनेस नेम अवेलेबल है,
मेरिकल टेक्सटाइल लिमिटेड, ये बिल्कुल सिंपल चीजें निकलेंगी बट लेकिन है नहीं, इसलिए फर्स्ट टाइम जरा साथ दीजिएगा, इंशाल्लाह उसके बाद आप खुद बना सकते हैं। मेरिकल टेक्सटाइल लिमिटेड, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक्सट्रैक्ट्स as on sir 30th June 2012, और फिर लेकिन 12 के साथ 11 भी कंपैरेटिव रिक्वायर्ड है। ये पूरा करें जी। नॉन करंट एसेट्स में आपके जहन में क्या आता है कि राइट ऑफ यूज एसेट किस तरह से आना चाहिए? इंडिविजुअली लिखें जरा प्लीज। ये रुपीज इन मिलियंस वगैरह लिखा करें, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे खास तौर पे एक्सट्रैक्ट्स वगैरह, ठीक है। तो 20 मिलियन पे मशीन रिकॉर्ड हुई, फर्स्ट ईयर के एंड तक 2 मिलियन एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन थी, और फिर सेकेंड ईयर 2012 में आके 4 मिलियन टोटल एक्यूमुलेट हो गया, विच मीन्स 18 मिलियन एंड 16 मिलियन कैरिंग अमाउंट हो जाएगी। ये लाइबिलिटी का भी जरा इंडिविजुअली ब्रेकअप करके देखो जरा, ये एक्सट्रैक्ट्स कंप्लीट करें जरा, लाइबिलिटी का भी एक्सप्लेन करें जरा, करंट नॉन करंट पोर्शन। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी कंप्लीट करने की कोशिश करें। लुक एट द टेबल प्लीज, फाइनेंशियल टेबल, और ढूंढने जरा करंट नॉन करंट पोर्शन। जी हो गया। क्लोजिंग बैलेंस बता दें 30th जून 11 पे। ना करें यार, ना करें यार उस्मान, ना करें। 30th जून 11, तो 1 जुलाई 11 पे पेमेंट के बाद होगा ना, 10.63, मतलब मैंने कंपैरेटिव ईयर से शुरू किया। 30th जून 11 पे 14.2 मिलियन क्लोजिंग बैलेंस क्यों होगा? ये तो 1 जुलाई 10 पे है।
ये 1 जुलाई 10 पे हो गया था और 30 जून 10 तक यही होगा, क्योंकि रेंटल नेक्स्ट बाद में पे होना। क्लियर हो गया सबको? देयरफॉर करंट नॉन करंट कौन सा बनेगा? 10.63 नॉन करंट हो जाएगा और 3.57 करंट होगा 2011 के एंड पे खड़े होके। ठीक है जी, लिखवा दो। नॉन करंट में 10.63 एंड करंट पोर्शन में 3.57। ठीक था सबका? एनी कंफ्यूजन? अब नेक्स्ट होपफुली अब इजी हो जाएगा। 2012 का क्लोजिंग क्या है? 30 जून पूरी डेट 30 जून 2012 का क्लोजिंग 10.63 है। अब उसका ब्रेकअप बनाना आपका। 6.51 कहाँ आएगा? नॉन करंट में, और 4.13 आएगा करंट। 6.51। ठीक है। एक और चीज भी आनी है, इंटरेस्ट पेएबल भी एक्रू किया हुआ आपने। तो 11 के एंड पे इंटरेस्ट पेएबल कितना है? 2.23। एनी कंफ्यूजन जी ऑल स्टूडेंट्स? आप जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, नोट्स, कैश फ्लो, चेंजेस इन इक्विटी, इस पे दोबारा नाम लिखना है आपने। तो मेरिकल टेक्सटाइल लिमिटेड, अब स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम उसने नहीं कहा, इसलिए डेफिनेटली वो नहीं बनाना। मेरिकल टेक्सटाइल लिमिटेड नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड। ये सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के नीचे एज ऑन आता है, बाकी सब कंपोनेंट्स फॉर द पीरियड बनते हैं। नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 30th June 2012। ये जरा स्टार्ट करवा दे जरा। अब नोट्स अगर बनाने हैं दोबारा अपने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के नीचे देखें क्या क्या जहन में आना चाहिए। स्केड्यूल आएगा, मैच्योरिटी एनालिसिस होगा और नैरेटिव पैराग्राफ होगा। तो स्केड्यूल से शुरू करें। ये नहीं, इसकी बेटा जरा कुछ चीजें मेरे साथ मेरे ख्याल रिवाइज करने पर। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट वर्ड आ गया। ये 16 में चले गए राइट ऑफ यूज एसेट के लिए। अब इस स्केड्यूल में कुछ कॉलम्स होते हैं, कुछ है जहन में? नहीं, कुछ कॉलम्स पहले, जितने एसेट्स की क्लासेस होंगी उतने इसमें कॉलम्स बनेंगे, जिस तरह लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, व्हीकल्स वगैरह। और अगर एक से ज्यादा कंपोनेंट्स हो, एक से ज्यादा क्लासेस सॉरी हो, तो फिर एक टोटल भी होता है। हमारे अब इस क्वेश्चन में सिर्फ राइट ऑफ यूज एसेट एक ही है। अब कंपैरेटिव भी बनाना है, और से देखें जरा चीजें। कंपैरेटिव भी बनाना है, अगर एक से ज्यादा क्लासेस होंगी टोटल का कॉलम भी बनेगा, फिर तो शायद कंपैरेटिव आमने सामने बनाना मुश्किल हो जाएगा। पहले फिर हम करंट ईयर बनाएंगे और फिर कंपैरेटिव ईयर अलग नीचे बनाते हैं। यहाँ तक ठीक है प्लीज? लेकिन अब यहाँ क्योंकि एक ही राइट ऑफ यूज एसेट है, तो शायद हम कंपैरेटिव भी कॉलम आमने सामने बना सकते हैं। मीन्स टू से राइट ऑफ यूज एसेट है, बस राइट ऑफ यूज मशीन है, और उससे रिलेटेड 2012 और 2011 की फिगर्स आमने सामने कंपैरेटिव के तौर पे प्रेजेंट हो सकती हैं। लेकिन अगर राइट ऑफ यूज मशीन की जगह के साथ साथ कोई लैंड, बिल्डिंग वगैरह भी होती, तो फिर जितने एसेट्स की क्लासेस होती हैं, ये वर्ड्स कुछ आते हैं जिनमें क्लासेस, तो उतने ही कॉलम्स होते हैं। फिर टोटल भी बनाना है अगर एक से ज्यादा हो, अनलेस एग्जामिनर कहते हैं टोटल रिक्वायर्ड नहीं है। तो अगर बहुत से कॉलम्स हो जाएंगे क्लासेस के, तो शायद इस तरह से आप कंपैरेटिव नहीं बना सकेंगे। करंट ईयर फिर पहले पूरा स्केड्यूल बनेगा, फिर कंपैरेटिव ईयर का भी बनेगा। लेकिन क्योंकि एक ही एसेट है, तो शायद टाइम वेस्ट करने के बजाय हम आमने सामने जिस तरह अदरवाइज कंपैरेटिव बनाते हैं वैसे कंपैरेटिव बना सकते हैं।
ठीक है यहाँ तक? कर लें शुरू? तो मैंने अगर नई बात की, किसी ने किसी और तरह पढ़ा हो तो प्लीज पूछ लें। और ये बस लेकिन इतना करिएगा, हमने पहली दफा ये वर्ड सुना है, लेकिन अगर पहली दफा भी सुन लिया तो आई होप कि अब सुन लिए। अगर कल बनाएंगे तो होपफुली दूसरी दफा सुनेंगे। ये बड़ा चैलेंज है यार, ये हेडिंग कहाँ लिखनी है? अगर जहाँ लिखी है मैंने वहां लिख रही है, या जहाँ दिल करता वहां। हुक्म करें कहाँ लिखूं? जी सर। ठीक है। नहीं सर, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में सिर्फ टेंजिबल एसेट्स है। मशीन इंटेंजिबल है यार, मशीनरी को राइट यूज करने का राइट लिया है यार, मशीनरी नजर आ रही है। आगे चल जी, पहली हेडिंग लिखवाई थी पेंडिंग, स्केड्यूल बनवाए, शुरू करें। नहीं, ओपनिंग बैलेंस नहीं यार, लिखें जी, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट। लेकिन आगे भी वर्ड्स होते हैं, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट का ओपनिंग ढूंढना है अपना। मेरे साथ ही बनाइएगा जी प्लीज। 11 12 11 से शुरू कर रहे हैं, पहले 11 की फिगर सोच लेते हैं। डाटा देखें जी। नहीं, अब इस तरह नहीं काइंडली करें यार। 11 जो मैंने लिखा है और 11 और 12 लिखा है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और एंडिंग पॉइंट क्या है? 11 का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? 1 जुलाई 10। 1 जुलाई 10 का ओपनिंग बताएं। नहीं यार, ओपनिंग तो नहीं है यार। 1 जुलाई 10 पे ये एसेट आया है, या 1 जुलाई 10 पे ये एसेट ओपनिंग था? 1 जुलाई 10 पे ये ओपनिंग कब होता? अगर ये 30 जून 10 या उससे पिछले वाले सालों में ओपनिंग कहते किसे? तो पिछले सालों से अगले साल में नहीं आ रहा, ये 1 जुलाई 2010 की ट्रांजैक्शन। तो ओपनिंग में फिगर आएगी ये 11 के एंगल से या एडिशन में आएगी? तो 11 जो मैंने लिखा है, स्टार्टिंग पॉइंट इसका है 1 जुलाई 10, और एंडिंग पॉइंट है 30 जून 11। तो 11 के स्टार्ट पे एसेट नहीं था, पिछले सालों से नहीं 11 में आ रहा था, एडिशन में आएगा। बाकी 12 फिर अलग डिस्कस करता हूँ। नेक्स्ट हेडिंग बोले, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन। हाँ, ये भी ओपनिंग है, अभी ओपनिंग की डिस्कशन है सारी। अब अगर एसेट ही नहीं था, ये प्लीज सबको पता है मैं किस वक्त की बात कर रहा हूँ उस वक्त। ये ओपनिंग की बहस हो रही है साल के शुरू की, तो पिछले सालों से नहीं एसेट आ रहा था। और फिर नेक्स्ट हेडिंग, ओपनिंग कैरिंग अमाउंट। ये हमेशा जीरो होती है फिगर्स, देख लीजिएगा यार, ये ना हो कि पुरानी चीजें जहन में सही सेट ना हो। आगे बढ़े आप, नेक्स्ट। अच्छा, बहुत सी चीजें शायद हमारे क्वेश्चन में नहीं भी हैं, लेकिन जरा बोल लेते हैं जस्ट टू रिवाइज। कोई एडिशन हुई फिर? ये 20 मिलियन एडिशन के तौर पे क्यों आ रहा है? अगर कोई मशीन फॉर एग्जांपल हो जो आपने करंट ईयर के स्टार्ट पे खरीदी है, तो वो ब्रॉड डाउन में नहीं आएगी, वो एक एडिशन के तौर पे अलग रिकॉर्ड होगी। तो ये खरीदने की जगह बस लीज पे हुई है, मशीन ये लीज पे आई है। ये अगली हेडिंग, अब डिस्पोजल भी होती है, बोलते रहे, और डेप्रिसिएशन भी है, रिवैल्यूएशन भी है, इम्पेयरमेंट भी हो सकती है। अब डेफिनेटली वो सारी हेडिंग्स लिखने की जरूरत नहीं है, अपने क्वेश्चन के मुताबिक देखें क्या रह गया। डिस्पोजल कोई नहीं है, बस डेप्रिसिएशन शायद आएगी, लिख दो। आप बहुत कुछ सकता है, लेकिन जो इंफॉर्मेशन है बस क्वेश्चन में वो लिखना है। जी, कितनी लिखूं? अब ये नेगेटिव फिगर होगी क्योंकि डेप्रिसिएशन से एसेट कम हो रहा है, ये एसेट को रिफ्लेक्ट किया जा रहा है। बोलते जाए, अब ट्राई करें आगे। क्लोजिंग कैरिंग अमाउंट पहले आएगी जी, 18।
और आगे है दोबारा ग्रॉस कैरिंग अमाउंट ऑफ क्लोजिंग ढूंढनी है। ये वैसे ट्राई करें, जहन में लाएं जरा, ये ग्रॉस कैरिंग अमाउंट का वर्ड किसके लिए होता है? नहीं वो तो ठीक है ना, ओपनिंग क्लोजिंग तो हम लिख रहे हैं, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट के वर्ड में क्या क्या कवर होता है? ग्रॉस कैरिंग, चलो ये ग्रॉस कैरिंग अमाउंट कैसे करते हैं? कैरिंग अमाउंट कैसे करते हैं? कैरिंग अमाउंट WDV, accumulated depreciation less हो गए। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट मींस विदाउट डिडक्टिंग। अब ग्रॉस कैरिंग अमाउंट के वर्ड में कॉस्ट मॉडल वाले एसेट्स भी आते हैं और रिवैल्यूएशन मॉडल वाले एसेट्स भी आते हैं, तो कॉस्ट या रिवैल्यूड अमाउंट्स की बेसिकली बात हो रही है, विदाउट डिडक्टिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। मींस उसे जो ऊपर मैंने लिखा था स्टार्ट में, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट ओपनिंग, उसमें से अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो तो लेस होके फिर कैरिंग अमाउंट बननी होती है। ठीक है, तब क्लोजिंग ग्रॉस कैरिंग अमाउंट बताएं क्या होनी चाहिए? 20। और क्योंकि एक ही साल गुजरा है इसलिए फिर जो डेप्रिसिएशन इस साल चार्ज हुई है वही एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग भी होना चाहिए। ठीक है प्लीज। और फाइनली 18 आ जाएगा। व्हाट इज दिस? क्लोजिंग कैरिंग अमाउंट। एनी कंफ्यूजन कर ली जी? बनवाए 2012 की फिगर। ये पहले लिखवाइएगा मुझे सारी 2012 के एंगल से काइंडली प्लीज। व्हाट इज ग्रॉस कैरिंग अमाउंट? 20। एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन 2। 18। चलें आगे। एडिशन बताएं। फर्दर कोई एडिशन नहीं, डेप्रिसिएशन 2 ही है। क्लोजिंग कैरिंग अमाउंट कैसे आएगी? नहीं आएगी कैसे? 18 माइनस 2 16। आखिर में गलती ना कीजिएगा। हाँ जी, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट का क्लोजिंग कितना है? 20। एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन 4 एंड 16। अब क्लियर हो गया? प्लीज बनाए। तो डेफिनेटली जहाँ एडिशन और डेप्रिसिएशन की फिगर्स हैं, इसके अलावा भी पॉसिबिलिटीज हैं, डिस्पोजल, रिवैल्यूएशन, इम्पेयरमेंट, सब कुछ हो सकता है। लेकिन अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो बार बार वो हेडिंग्स जिसके अमाउंट नहीं है उसको हेडिंग्स को लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है जी। एनी क्वेश्चन जी प्लीज? जी नेक्स्ट हेडिंग लिखें। अब इस वक्त क्या बन रहा है जी? नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सबसे पहले क्या बनाया हमने? सेकंड हेडिंग लिखे, नई चीज एक आ रही है बिल्कुल सिंपल सी हेडिंग बनाया जरा मेरे साथ, मैच्योरिटी एनालिसिस। या सॉरी, इससे ऊपर भी एक हेडिंग पहले बना लो, लीज लायबिलिटी। लीज लायबिलिटी लिख के अब इसके नीचे लिखें कर मैच्योरिटी एनालिसिस। अब इन वर्ड्स का मीनिंग क्या है वो मैं अभी बताता हूँ, पहले लिख लीजिएगा जरा। मैच्योरिटी एनालिसिस और एक डैश लगा के, माइनस नहीं डैश सा लगा के लिखें, कॉन्ट्रेक्चुअल अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट्स। मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट्स का एक मैच्योरिटी एनालिसिस आपने शेयर होल्डर्स को बना के दिखाना। बोल के जरा वर्ड्स लिख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर इंडिविजुअली लिखने हैं आपने। बोलने जरा क्या वर्ड्स लिखे मैं? मैच्योरिटी एनालिसिस, कॉन्ट्रेक्चुअल अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट्स। मैच्योरिटी एनालिसिस के बाद एक सॉर्ट ऑफ डैश है। आए जरा इनके जरा मीनिंग थोड़ा सा बना लेते हैं जहन में। पहले कॉन्ट्रेक्चुअल अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट्स को जरा ट्रांसलेट करें जरा। कॉन्ट्रेक्चुअल मींस एग्रीमेंट के मुताबिक, अनडिस्काउंटेड का मतलब
विदाउट प्रेजेंट वैल्यू, मतलब डिस्काउंटेड का मतलब प्रेजेंट वैल्यू लेके, और अनडिस्काउंटेड मींस प्रेजेंट वैल्यू लिए बगैर। कॉन्ट्रेक्चुअल अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट्स, लीज पेमेंट्स का मतलब वो पैसे जो लीज में देने हमने, तो जो लीज के मुताबिक, लीज एग्रीमेंट के मुताबिक हमने पैसे देने हैं विदाउट डिस्काउंटिंग, उनको प्रेजेंट करना हमने। अब मेच्योरिटी एनालिसिस का मतलब होता है, मेच्योरिटी मींस होता है कि कब देने हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप कोई लोन लें तो उसके लिए अगर वर्ड यूज किया जाए कि इसने मेच्योर कब होना है, तो उसका मीनिंग होता है कि इसने रीपे कब होना है। तो मेच्योरिटी एनालिसिस मींस रीपेमेंट एनालिसिस। किस चीज का रीपेमेंट एनालिसिस? द कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक लीज पेमेंट्स ने पे होना है और उनका डिस्काउंट किए बगैर। सिंपल सी बात ये है, जरा अपना टेबल निकालना, जरा जस्ट फाइनेंस चार्ट टेबल बनाया अपने सामने, जरा टेबल रखें, वहां आपको वर्ड्स सुने मेरे गौर से, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट्स नजर आ रही किसी कॉलम में? सेकंड कॉलम जरा देखें, क्या सेकंड कॉलम में ये कॉन्ट्रेक्चुअल अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट्स नहीं है? 5.8 5.8 नहीं, अनडिस्काउंटेड है ये। 5.8 5.8 5.8 ये डिस्काउंटेड या अनडिस्काउंटेड है? डिस्काउंटेड फिगर्स कौन सी हैं? वो फिर जो प्रेजेंट वैल्यूज नहीं है। तो ये जो सेकंड कॉलम है इसमें क्या नजर आ रहा है? अनडिस्काउंटेड कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक लीज पेमेंट्स नजर आ रही हैं। और इससे पिछला कॉलम देखें, डेट वाला, क्या उसमें ये भी पता चल रहा है कि इन्होंने कब कब पे होना है? तो ये उनकी मेच्योरिटी डेट्स है, मतलब जो पहला रेंटल है उसकी मेच्योरिटी डेट क्या है? 1 जुलाई 10, दूसरे की 1 जुलाई 11, 2 मिलियन की मेच्योरिटी डेट क्या है? 30 जून 14। तो हमारे पास डेट्स भी अवेलेबल है और हमारे पास कॉन्ट्रेक्चुअल अनडिस्काउंटेड अमाउंट्स भी अवेलेबल हैं। बस इसको आप प्रेजेंट कैसे करना वो शायद हमने इस टेबल में लिखना है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन इंशाल्लाह हमें टेबल में से मिलेगी और पहले 2 कॉलम से मिलेगी। उसको प्रेजेंट करने का तरीका बस क्या है वो मैंने आपके सामने बस अभी लिख के बताना आप लोगों को। ये हेडिंग समझ आ गई है? प्लीज हेडिंग समझ आ गई है सर? अब एक चीज और भी कंसेप्चुअली क्लियर रखें, ये जो आपने टेबल बनाया, ये टेबल शेयर होल्डर्स के पास नोट्स में नहीं जाता। ये टेबल हम अकाउंटेंट्स की इंटरनल वर्किंग है, शेयर होल्डर्स के पास ये स्केड्यूल्स जाने हैं और ये मैच्योरिटी एनालिसिस है। इन अदर वर्ड्स मींस हम तो ये सारी वर्किंग टेबल से कर रहे होंगे। तो एक क्वेश्चन ये भी जहन में आ सकता है कि अगर टेबल भी बनाया हुआ है तो फिर इसको बनाने की क्या जरूरत है? तो टेबल हम अकाउंटेंट्स की इंटरनल वर्किंग है, शेयर होल्डर्स को इस टेबल में जो फिगर्स हैं वो मैच्योरिटी एनालिसिस में प्रेजेंट करके दिखानी होती है। अब ठीक है, प्लीज बात समझ आ गई? क्या बनाने लगा हूँ, जरा वर्ड्स फाइनल कर देना दोबारा। किसका मैच्योरिटी एनालिसिस सर? कॉन्ट्रेक्चुअल अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट्स का मैच्योरिटी एनालिसिस बनाना। अब रिक्वायरमेंट बी में 2012 का ये मैच्योरिटी एनालिसिस बनना है, लेकिन साथ कंपैरेटिव भी है। तो अब इसमें आमने सामने मैं इसलिए नहीं बनाऊंगा कि जरा बनाना जरा टफ हो जाता है। पहले मैं 2012 का मैच्योरिटी एनालिसिस बनाऊंगा और फिर 2011 का इंशाल्लाह मैच्योरिटी एनालिसिस आप खुद से बनाएंगे। ठीक है? कंपैरेटिव में पहले कौन सा साल डिस्क्लोज होता है? करंट ईयर, और देन फिर कंपैरेटिव ईयर। तो अब इसमें डेट्स की जरूरत इसलिए है ताकि अलग-अलग स्पेसिफाई हो सके। तो फॉर द ईयर एंडेड, नेक्स्ट हेडिंग लिखें, फॉर द ईयर एंडेड 30th जून 2012। व्हाट इज द मीनिंग मैच्योरिटी एनालिसिस अपने वर्ड्स में? नहीं, मैच्योरिटी एनालिसिस जस्ट पेमेंट डेट्स, पेमेंट्स का एनालिसिस, कि पेमेंट्स कब होनी है, इन पैसों ने कब मैच्योर होना है, इन पैसों ने कब पे होना है अकॉर्डिंग टू द लीज एग्रीमेंट। ठीक है? इसका बड़ा सारा कॉन्सेप्ट ये है कि मैंने आपके सामने टेबल रख लिया। आप मुझे इसमें बताएंगे अगर मैं 30th जून 12 पे खड़ा हूँ, 30th जून 12 पे खड़ा हूँ, तो कितने रेंटल्स रह गए? जरा अमाउंट्स बोल दो। कौन सा 5.8 पहला बोला आपने? 1 जुलाई 12 वाला। अगर मैं 30th जून 2012 पे खड़ा हूं तो 2 रेंटल्स ऑलरेडी पे हो चुके हैं, 1 जुलाई 10 वाला और 1 जुलाई 11 वाला। और कौन से 2 रहते हैं रेंटल्स? 1 जुलाई 12 वाला और 1 जुलाई 13 वाला। ठीक है? और डेफिनेटली इसके अलावा एक परचेज ऑप्शन की अमाउंट भी रहती है। तो टोटल 3 अमाउंट्स रहती हैं एज ऑन 30th जून 2012।
तो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स इस स्केड्यूल को बनाते हुए, मैच्योरिटी एनालिसिस को बनाते हुए जो ज़हन में रहना चाहिए, दैट इज कि ये मैच्योरिटी एनालिसिस आप जिस डेट पे खड़े हैं उस डेट से ऑनवर्ड्स बनता है। जो पेमेंट्स हो गई हैं वो शेयर होल्डर्स को नहीं बतानी कि किन डेट्स पे हो गई हैं, उनकी तो एंट्रीज करके हमने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना ली। शेयर होल्डर्स को हमने ये बताना है कि जो पेमेंट्स रह गई हैं वो किन किन ईयर्स में पे होनी है। तो जिस डेट पे आप खड़े हैं उस डेट से आपने ऑनवर्ड्स डिसीजन लेना है। तो अगर हम 30 जून 12 पे खड़े हैं तो ऑनवर्ड्स बस 2 रेंटल्स रह गए 5.8 मिलियन के और एक परचेज ऑप्शन की अमाउंट रह गई है 2 मिलियन की। बात मेरी यहां तक समझ आ गई है? लेट्स अज्यूम अगर आप यही स्केड्यूल बना रहे हो मैच्योरिटी एनालिसिस का 30 जून 2011 पे खड़े होके, तो देन कितने फ्यूचर के रेंटल्स रहते होंगे? 4 टोटल है, 3 5.8 मिलियन वाला है और 2 मिलियन का। तो जिस डेट पे आप खड़े हैं उस डेट से आपने ऑनवर्ड्स डिसीजन लेना है और ऑनवर्ड्स डिसीजन लेते हुए आपने इंग्लिश में क्या लिखना है। मैं जरा बात फाइनल करता हूं आपके साथ। हम किस डेट पे खड़े हैं? प्लीज कॉन्सेप्चुअली स्पीकिंग 30 जून 2012 पे खड़े हैं। सबसे पहले वर्ड्स आते हैं लेस देन 1 ईयर। वर्ड से परेशान नहीं होना, इसकी सिंपल आपने ट्रांसलेशन करनी है। नहीं, 30 जून 2012 पे खड़े हैं, मैंने वर्ड्स लिखे हैं लेस देन 1 ईयर। अच्छा, ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सारे स्टैंडर्ड में लिखे हुए हैं, इसलिए हम उन्हीं की बेस पे अप्लाई कर रहे हैं। 30 जून 2012 पे अगर मैं खड़ा हूं तो लेस देन 1 ईयर का मतलब कौन सा साल होगा? लेस देन 1 ईयर 2012 की बात हो रही है। ऑनवर्ड्स चलना है या बैकवर्ड्स जाना है? तो 2012 के अगर एंड पे खड़े हैं तो आप 2013 की बात कर रहे होंगे इस लेस देन 1 ईयर के साथ में। इट मींस लेस देन 1 ईयर में कौन सा वाला साल फॉल कर जाएगा? 2013 वाला। तो क्या 2013 में आप अपना अगर स्केड्यूल देखें, अपने सामने वो टेबल रखे हुआ, क्या 2013 में कोई आपने पेमेंट करनी? कौन सी वाली? कौन सा 5.8? डेट 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 1 जुलाई 12 वाला, 12 वाला 12 वाला ही 1 जुलाई 12 वाला ही 13 में देना। 30 जून 13 में कौन सी डेट वाला देना है? 1 जुलाई 13 वाला नहीं देना। 1 जुलाई 13 से कौन सा काउंटिंग ईयर शुरू हो जाना है? तो कौन सी डेट वाला रेंटल आपने मुझे यहाँ लिखवाया? 2013 में कौन सा रेंटल पे होना है? 1 जुलाई 12 वाला पे। अब वो साल के शुरू में पे होना, मिड में होना है, एंड में होना है, वो रेलिवेंट नहीं है। किस ईयर में कौन सा रेंटल पे होना है? 13 में 1 जुलाई 2012 वाला रेंटल स्टार्ट में पे होना है। ठीक हो गया प्लीज? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेस देन 1 ईयर? जिस डेट पे आप खड़े हैं उससे अगले साल की बात हो रही है, उससे अगले साल की बात हो रही है। देन उसके बाद फिर नेक्स्ट वर्ड होते हैं 1 to 2 years। अब 1 to 2 years में कौन सा साल फॉल करेगा? किस जगह खड़े, बस ये क्लियर रखना है। हम खड़े 12 में हैं, 12 के बाद 2013 की बात हो गई है, तो 1 to 2 years में 2014 वाला साल फॉल कर देगा। तो क्या 2014 में भी हमने को पेमेंट करनी है? अब ये जरा गौर से देख के बताएं कौन सी पेमेंट करनी है। अगर मैं आपसे कहूं कि ये दोनों जो अगली पेमेंट्स रह गई हैं ये दोनों 14 में ही होनी है, गौर से देखें जरा। 1 जुलाई 13 का रेंटल भी 2014 में ही है और 30 जून 14 वाली 2 मिलियन की अमाउंट भी 2014 में ही एंड में पे होनी है। तो अगर एक से ज्यादा अमाउंट्स किसी हेडिंग में आ रही हो, किसी ईयर में आ रही हो, तो हम फिर सिंपली उसको प्लस करके लिख सकते हैं। प्लीज लेस देन 1 ईयर में अगर हम 2012 के एंड पे खड़े हैं, कौन सा वाला साल फॉल कर रहा था? मैंने जस्ट स्पेसिफाई इसलिए किया कि ताकि जरा फर्स्ट एग्जांपल में समझ आ रहे, वरना ये लिखने की जरूरत नहीं है। 1 to 2 years में कौन सा साल फॉल करेगा? क्या ये हमेशा 13 और 14 ही फॉल किया करेंगे? अगर हम 30 जून 20 पे खड़े हैं तो 21 वाला लेस देन 1 ईयर में आ जाएगा, 22 वाला 1 to 3 years में आ जाएगा, और हमारे इस केस में 2014 में क्योंकि एक साल के शुरू में भी अमाउंट है एंड में भी अमाउंट है, तो वो कंबाइन करके 7.8 मिलियन की टोटल अमाउंट बन जाएगी। यहाँ तक समझ आ गया प्लीज सबको? थोड़ी सी मैं बात आगे इसलिए करना चाह रहा हूँ ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कंप्लीट हो जाए। हमारे इस क्वेश्चन में तो बस यहीं तक रेंटल है और उसके बाद बस सिंपली टोटल हो जाना चाहिए। लेकिन अगर लीज का एग्रीमेंट जरा लंबा हो और भी साल हो तो फिर कुछ और हेडिंग्स भी होती हैं, उसको मैं जस्ट इसलिए लिख रहा हूँ ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर जरूरत पड़े तो हम उसको भी लिख के अप्लाई कर सकें। 1 to 2 years के बाद फिर हेडिंग होगी। आप बताएं वैसे क्या होगी? 2 to 3 years में कौन सा साल फॉल करता? 15 वाला, अगर हम 12 के एंड पे खड़े हैं। नेक्स्ट कौन सी हेडिंग होनी चाहिए?
3 to 4 ईयर्स में कौन सा वाला साल आ जाता? नेक्स्ट हेडिंग क्या होनी चाहिए? नहीं नहीं, वो अभी वो वाली एक रहती है 4 to 5 ईयर्स। नहीं नहीं, खत्म होने लगा बस। 4 to 5 ईयर्स के बाद कौन सी हेडिंग होनी चाहिए? नहीं, कौन सा साल साल तो इसी तरह फॉल करते रहेंगे, 13, 14, 15, 16, 17। मैं कह रहा हूँ जरा सोच के बताओ नेक्स्ट हेडिंग क्या होनी चाहिए? आप जो 5 to 6 ईयर की अल्हम्दुलिल्लाह बहस नहीं है, जब 5 ईयर्स तक आ जाएंगे आप तो उसके बाद सिंपली हेडिंग आ जाएगी मोर देन 5 ईयर्स। इट मींस अगर 5 ईयर्स से आगे भी कोई पेमेंट्स है मोर देन 5 ईयर्स तो वो सारी फिर इस हेडिंग में इकट्ठी होते हैं। क्या हम हर क्वेश्चन में ये सारी हेडिंग्स लिखा करेंगे? अगर ये ना भी हो वो डेफिनेटली लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे टाइम वेस्टिंग है। मैंने आपके सामने जरा इसलिए लिखनी है ताकि कॉम्प्रिहेंसिवली आप ये मैच्योरिटी एनालिसिस किसी भी सिचुएशन में बना सकें। लेट मी फिनिश एक मिनट जरा। इनका टोटल क्या बनेगा? 5.8 और 7.8, 13.8, 13.6। इसके साथ फिर दोबारा वर्ड्स आने टोटल अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट्स बनाएंगे। ये बड़ा लिस्टेंस आपको समझ आ गई? सारी इंफॉर्मेशन सॉर्ट ऑफ आपको स्केड्यूल से मिलेगी, फाइनेंस चार्ट टेबल से। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स आर कि जिस डेट पे हम ये डिस्क्लोजर बना रहे हैं उस डेट से ऑनवर्ड्स आपने डिसीजन लेना है। हेडिंग्स यही रहेंगी शायद हर मैच्योरिटी एनालिसिस में, लेकिन जिस ईयर एंड पे आप खड़े हैं उस ईयर एंड से ऑनवर्ड्स वाले साल आपकी इन हेडिंग्स में फॉलो करते रहेंगे। जी जी, इंशाल्लाह भी दोबारा लिखते हैं। ये 2 ईयर के बाद ये कहाँ पे आएगा? दूसरे पॉइंट में या तीसरे पॉइंट में? 1 to 2 ईयर्स में ही आएगा। ये 1 to 2 ईयर है, फिर नीचे 2 to 3 ईयर के बाद। तो अगर 2015 में भी होता है हमारे एग्रीमेंट में तो 2015 की फिगर्स यहाँ होते हैं। मतलब दूसरे साल वाली फिगर ऊपर आएंगी या फिर 2 to 3 ईयर? 2013 की फिगर्स आएंगी, 14 के, फिर 15, 16, 17, 18 इसका फिगर्स आएंगे। जी बनाएंगे दोबारा इंडिविजुअली जरा फॉर द ईयर एंडेड 30th जून 2011। बस उतनी हेडिंग्स लिखेंगे जितनी जरूरत है। अगर 11 के एंड पे खड़े हो तो कौन कौन सी फिगर्स किन किन हेडिंग्स में आएंगी जरा ट्राई करें। और ये जो वर्ड्स है ये लेफ्ट साइड पे वर्ड्स लिखे हैं, जरा थोड़ा सा इनको जरा बोल के जरा ताकि जरा जहन में याद हो जाए।
जी समझ आ जाएगा प्लीज। अगर 11 के एंड पे खड़े हैं तो 2012, 13 और 14 हमारी बहस में है। ये बस आपने हेडिंग्स लिखनी है इस पर, भाई साहब बस हेडिंग्स लिखनी है आपने। बस आपको पता होना चाहिए कि कौन से साल आप कंसिडर कर रहे हैं, वरना उन सालों को स्पेसिफाई करना जरूरी नहीं है। जी ओके प्लीज। जी नोट्स बन रहे थे, कौन सी दो चीजें आप अल्हम्दुलिल्लाह आपने बना ली? राइट ऑफ यूज एसेट का स्केड्यूल बन गया है, नंबर 2 मैच्योरिटी एनालिसिस कंपैरेटिव बन गया है, नंबर 3 और क्या बनाना है? एक नैरेटिव पैराग्राफ बनाना शुरू करें जी जरा। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में से मिलेगी जो आपने बस प्रेजेंट करनी होती है। तो कुछ सेंटेंसेस, 3-4 सेंटेंसेस एक ही पैराग्राफ में बस लिखने, कोई हेडिंग की भी जरूरत नहीं है, बस लिखना शुरू करें। पहले एक मेरे साथ लिखा जरा, मेरिकल टेक्सटाइल लिमिटेड, एमटीएल एब्रिविएशन बनी हुई है, एब्रिविएशन बनाने क्वेश्चन में से। एमटीएल हैज एंटर्ड इनटू a lease agreement with a bank। अब आप नोट कीजिएगा काइंडली, क्वेश्चन प्लीज साथ रखिएगा, ये सब कुछ क्वेश्चन में से ही आ रहा है। इन अदर वर्ड्स, ठीक है पहली दफा आप शायद देख के लिख रहे होंगे, या आपने सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से ढूंढा करनी है क्वेश्चन में से। देन उसके बाद फिर आपने 2-3 चीजें मेन बस ध्यान में रखनी है, लीज टर्म, इंटरेस्ट रेट, रेंटल्स, और अगर परचेज ऑप्शन है तो नेक्स्ट बताएंगे फिर लीज टर्म क्या है। इट हैज अ लीज टर्म ऑफ, लीज टर्म इज 4 years। Interest rate implicit in the leases, interest rate implicit in the lease is, बोलिएगा तो 15.725879%। There are 4 rentals of rupees 5.8 million payable in advance। Lease has a purchase option of rupees 2 million। तो लीज की जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो बस आपने शेयर होल्डर्स को समराइज फॉर्म में बतानी है। तो 3-4 चीजें लिखते हुए जरा जहन में रखिएगा, ये डेफिनेटली इसका सीक्वेंस को आगे पीछे हो जाए तो वो तो शायद इतना मैटर नहीं करता है, इंटरेस्ट रेट पहले आ जाए, लीज टर्म बाद में आ जाए, रेंटल्स पहले आ जाए, लेकिन 3-4 मेन चीजें क्या नजर आती हैं आपको इसमें? लीज टर्म है, रेट है, रेंटल्स की इंफॉर्मेशन है, और परचेज ऑप्शन है। ठीक है, ठीक है सर। तो बना दिया करेंगे, अगर कभी नोट्स रिक्वायर्ड हो तो क्या क्या उसमें बताया करेंगे। स्केड्यूल है, मैच्योरिटी एनालिसिस है, और एक नैरेटिव पैराग्राफ। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स कंप्लीट कर दिया आप लोगों ने? लिख लिया समझे? चले अब आप इस पोजीशन में आ गए कि कुछ क्वेश्चंस को आप इंडिविजुअली भी आप सॉल्व कर सकते हैं। जरा क्वेश्चन नंबर 4 पे है, जरा क्वेश्चन नंबर 4 की जरा रिक्वायरमेंट्स पढ़ें। लीज अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल सिंपली किसका ही एक और नाम है, ये साथ लिखा होगा मेरे ख्याल। फाइनेंस चार्ज एलोकेशन टेबल मांग रहा है, बना लेंगे? कहाँ से शुरू होता है ये? एग्रीमेंट की डेट से, और बैलेंस जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स लायबिलिटी की आएगी। देन सेकंड रिक्वायरमेंट, extract from lessee's statement of financial position
कंपैरेटिवली मांग रहा है, सिर्फ 31 दिसंबर 2004 मांग रहा है। ऑल्सो प्रिपेयर अ डिस्क्लोजर ऑफ लीज इन द नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2004, डिस्क्लोजर ऑफ लीज इन नोट्स। आप इसमें से कम सिर्फ मेच्योरिटी एनालिसिस जरूर बना लीजिएगा, बाकी चीजें तो चले एक दफा मेरे साथ दोबारा शायद हो जाए, ठीक है। वैसे क्या क्या बनाना चाहिए इसमें, स्केड्यूल भी है, लेकिन मेच्योरिटी एनालिसिस और नैरेटिव पैराग्राफ भी, मेच्योरिटी एनालिसिस कम से कम जरूर, इसको होमवर्क रखना जरा, इसको फिर अगर तो मस्ट है तो कल डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब इस तरह की चीजें अगर आप इंडिविजुअली करेंगे तब भी फायदा है, और क्वेश्चन देने का मकसद यही होता है कि इंडिविजुअली खुद से भी ट्राई करें, और इसने इंशाल्लाह मैक्सिमम हो जाना है। वैसे एक आध चीज बल्कि मैंने ही आपसे पूछनी है। मेरे साथ फिलहाल एक क्वेश्चन नंबर 5 भी है, लेकिन मैं कल ये कल डिस्कस करेंगे। आप क्वेश्चन नंबर 5 है जरा ढूंढना। वो बेटा वो काइंडली स्केड्यूल जरा बाद में बना लीजिएगा, अभी इस वक्त थोड़ा क्लास के साथ समय में, वो काइंडली जरा बाद में प्लीज देख लीजिएगा। एक 5A के रेफरेंस से ढूंढिएगा जरा, नमान इंजीनियरिंग। मिल गया? मिल गया सर। अभी तक सर हमने जितने क्वेश्चंस किए हैं उनमें एनुअल रेंटल्स थे, लेकिन लीज एग्रीमेंट में रेंटल्स सेमी एनुअल भी हो सकते हैं, क्वार्टरली भी हो सकते हैं, मंथली भी हो सकते हैं। तो लीज का सारा कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, लेकिन अगर रेंटल्स एनुअल की बजाय सेमी एनुअल या क्वार्टरली हो जाए तो फिर क्या होता है, तो आए उसकी जरा एक प्रैक्टिस शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 5A के रेफरेंस से जो क्वेश्चन है नुमान इंजीनियरिंग। रेडी? पढ़ें जी डाटा। नुमान इंजीनियरिंग लिमिटेड एंटर्ड इनटू अ लीज एग्रीमेंट फॉर विच द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। डेट ऑफ एग्रीमेंट बोले, lease payments are 2.5 million semi annual in arrears। सेमी एनुअल किसे कहते हैं? 6 मंथली, साल में 2 दफा। इन एरियर्स, 6 महीने के एंड में। अब ये सेमी एनुअल इन एडवांस भी हो सकता है, हर 6 महीने के शुरू में, लेकिन एरियर मींस 6 महीने के एंड पे, पहले 6 महीने गुजरेंगे और फिर पेमेंट होगी। ऊपर जाए जरा पॉइंट ए में, एग्रीमेंट डेट अगर 1 जुलाई 9 है तो सोच के बताएंगे फर्स्ट रेंटल की डेट क्या बनेगी? 1 जुलाई 9, 31 दिसंबर 9, अगली 30 जून 10 एंड सो ऑन। ठीक है, 6 मंथ के बाद डिसीजन होगा। यूजफुल लाइफ 8 इयर्स है। इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट है जी 13.731% पर एनम PA पर एनम, और लीज टर्म 6 इयर्स है। इंस्टॉलमेंट्स बताएंगे कितनी होंगी? लीज टर्म 6 इयर्स, 6 साल है, तो 12 इंस्टॉलमेंट्स हो जाएंगे। रिक्वायरमेंट, प्रिपेयर जनरल एंट्रीज, वंस अगेन अभी फिलहाल लेसी चल रहा है, फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2010 एंड 11। और फिर एक बी रिक्वायरमेंट भी है, पहले ए करना जरा। बिस्मिल्लाह पढ़ो, टाइम है काफी भी, देख लें घड़ियां जितनी भी। रिलैक्स होकर क्वेश्चन करें। एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ द लीज इज सेम एक्सेप्ट दैट कि अगर सेमी एनुअल रेंटल्स होते हैं तो क्या चेंज आना चाहिए, वो इंशाल्लाह भी लॉजिकली डिसाइड करते हैं। बिस्मिल्लाह पढ़े जी। बिजनेस नेम अवेलेबल है, जनरल एंट्रीज ही करनी है पहले आपको। जी, फॉर द ईयर एंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल 30 जून 10। जी स्टार्ट करें सर। ना पढ़ाई को कभी दिल कर रहा था,
ना ही कभी को फ्यूचर में चांस है, लेकिन इस वक्त तो कर रहा है। तो शुरू कर लेते हैं आज से। थके में नींद आ रही है, तो ये तो कल भी चांस है। डेट बताएं सर। 1 जुलाई 2000। रुकने की पहली वजह सर, स्पीड अप हो जाए। राइट ऑफ यूज, कोई एसेट का नाम दिया हुआ लिखे नहीं, बस राइट ऑफ यूज लिखें, लीज लायबिलिटी क्रेडिट। अगर नाम हो तो स्पेसिफाई कर लिए कर लें, वरना एज इट इज बस राइट ऑफ यूज वर्ड्स आते हैं जी। बस जो नई चीज है वो भी आपके सामने आ जाएगी, उसके बाद सब कुछ वही है। किस अमाउंट पे एंट्री होती है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स पे। लेकिन करनी इसकी जरा वर्किंग पूरी जरा देखना। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स अब सॉल्व कैसे होनी है? सबसे पहले मुझे इस डेटा में से लीज पेमेंट्स ढूंढ दें जरा। लीज पेमेंट्स का मीनिंग क्या होता है? ड्यूरिंग द लीज टर्म, जब पेमेंट्स हैं शुरू से एंड तक। आप प्लीज डिसीजन लें, आपके सामने सारी स्टोरी है। कोई एडवांस, कोई डाउन पेमेंट, सिर्फ क्या ही नजर आ रहा है? 2.5 मिलियन के कितने रेंटल्स? ऐसे ही ना यार? तो अब 2.5 मिलियन, ये बताएं कैसे लिखूं कैसे? मेरे ख्याल थाउजेंड्स में करना है भाई, जरा सामने बैठा जरा नजदीक। लेकिन डेफिनेटली मिलियंस में होना चाहिए। अगर रुपीज में तो शायद टाइम वेस्टिंग है जरा। एटलीस्ट थाउजेंड्स में तो जरूर होना चाहिए। ठीक है जी, 2500 थाउजेंड्स छोड़ दे, इस तरह ना लिखा करें, पहले बात समझना प्लीज। मल्टीप्लाइड बाय 12, ठीक है। एनी परचेज ऑप्शन? नो इन्फॉर्मेशन, बस रेंटल्स ही है। तो आंसर बता दें। व्हाट इज 30,000? सम ऑफ लीज पेमेंट्स। लीज पेमेंट्स में इंटरेस्ट होता है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स की वर्किंग सोच के करवानी है। ये एन्युटी लग सकता है। पहला रेंटल जरा डिसीजन ले लिया करें। 25 लाख का जो पहला रेंटल है, क्या उसमें भी इंटरेस्ट होगा? 6 महीने बाद है ये भी, आज नहीं है, एरियज में ही है। तो उस पहले में भी होगा, बाकी में तो ऑब्वियसली होगा। तो क्या सब रेंटल्स में इंटरेस्ट होगा? एन्युटी लग सकता है। कैसे? रेंटल की अमाउंट उठानी, सारे रेंटल्स की नहीं, इंटू 12 करके नहीं, एक रेंटल की अमाउंट उठाएं। एन्युटी का फॉर्मूला बोले 1 माइनस 1 प्लस। अब यहां जरा 1 मिनट रुके। यकीनन रेट आना है और रेट ने सॉल्व होना है, लेकिन रेट बटा पर एनम है। अगर तो एनुअल रेंटल्स होंगे, अगर एनुअल रेंटल्स होंगे तो रेट भी एनुअल ही होना चाहिए। लेकिन अगर सेमी एनुअल रेंटल्स हैं तो फिर आप इंटरेस्ट रेट को भी अकॉर्डिंगली सेमी एनुअल में कन्वर्ट करेंगे। अगर क्वार्टरली होगा तो क्वार्टरली में कन्वर्ट करेंगे, एनुअल होगा तो एनुअल में कन्वर्ट करेंगे। एनुअल रेंटल्स अगर है तो एनुअल रेट होगा, अगर रेंटल सेमी एनुअल या अदरवाइज होते हैं तो फिर अकॉर्डिंगली रेट एडजस्ट होना है। कैसे रेट एडजस्ट होगा? कैलकुलेटर पकड़ो। हाँ जी, सिंपल है शायद। डिवाइड बाय 12 शायद नहीं, इस केस में डिवाइड बाय 12 करेंगे तो वो मंथली बन जाएगा। 13 पॉइंट, जरा बताइएगा रेट क्या दिया हुआ था? 13.731% है। अब इसको मल्टीप्लाइड बाय 6/12 भी कर सकते हैं और डिवाइड बाय 2 भी कर सकते हैं। सेमी एनुअल बनाना है। अगर क्वार्टरली बनाना हो तो क्या करेंगे? डिवाइड बाय 4 या 3/12। मंथली बनाना हो तो डिवाइड बाय 12। हिम्मत कर लेंगे प्लीज? तो प्लीज अगर सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स हैं तो एनुअल इंटरेस्ट रेट को डिवाइड बाय 12 कर दो, सॉरी डिवाइड बाय 2 कर दो। इससे क्या होगा? ये हाफ ईयर का रेट बन जाएगा। अब हाफ ईयर का रेट अप्रोक्सीमेटली आपके पास 6 पॉइंट। अब लेकिन ये भी परसेंटेज में। अब मुझे आपने जब लिखवाना है तो इसे सॉल्व करवाना है, तो डिवाइड बाय 100 करने, ये 0.06 होना है, 0.6 नहीं होगा, ये 6% समथिंग है। तो 1 प्लस 0.068655 आई थिंक। सही है जी? तो व्हाट इज द फर्स्ट चेंज? अगर रेंटल सेमी एनुअल है तो इंटरेस्ट रेट को भी सेमी एनुअल में कन्वर्ट कर लें। माइनस सोच के बताना आप, -6 नहीं, अब 6 रेंटल्स नहीं है, -12 सेमी एनुअल रेंटल्स, एंड अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाएगा सेमी एनुअल पीरियड्स में।
जस्ट एक बात जरा, वैसे तो डिवाइड बाय चलें कर लेते हैं, 0.068655। अगर लेट्स अज्यूम ये रेंटल्स इन एरियस की बजाय इन एडवांस होते हैं, तो पहला रेंटल अलग हो जाता, नहीं पहला रेंटल पहले 2500 का अलग हो जाता, प्लस एवरी अदर थिंग रिमेन्स सेम 2500, लेकिन फिर -11 रह जाता, -11। तो 12 माइनस इसलिए हुआ है क्योंकि सब रेंटल्स में इंटरेस्ट है। क्लियर हो गया? बिस्मिल्लाह पढ़ो, लिखिए इसकी जरा वर्किंग लिख लीजिएगा, ये हमने जो सेमी एनुअल रेट पे की है। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया? ये 6 साल है और सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स है। 6 साल लीज टर्म के हैं और सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स हैं, तो 12 इंस्टॉलमेंट्स हो जाएंगे। ठीक है जी, प्लीज -12। जी सर आंसर आ गया सर, आंसर बहुत मुश्किल आ गया जी। अब जाने दें यार, 19,999.84 वहां तो राउंड अप करना है। हुक्म करें सर, क्या लिखूं? 19,999.54, सॉरी 0.8। नहीं मुझे बता देंगे राउंड अप करना है, मैं तो कर लूंगा, लेकिन बाद में ये ना हो कि क्यों किए। बताने फिक्र क्या आई ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप बताएं। लिख दो 20,000। बिस्मिल्लाह पढ़े। अब ये ना कह दीजिएगा कैलकुलेटर पर तो वो होती है। एनी कंफ्यूजन सर? व्हाट इज दिस 20,000? सर लिखें अमाउंट, डबल एंट्री होगी प्रेजेंट वैल्यू लीज पेमेंट्स पे, राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट। चले आगे? एनी कंफ्यूजन? बिस्मिल्लाह पढ़ें, नेक्स्ट डेट बोलें। अब कंसंट्रेट फुल करें जरा, बस सोचने का काम रह गया। क्या डेट लिखूं? ईयर एंड क्या है? लेकिन 31 दिसंबर 9 पे क्यों रोक रहे हैं? रेंटल की पेमेंट होनी है, इसमें इंटरेस्ट तो नहीं होगा? इंटरेस्ट तो नहीं होगा, कितना होगा कैसे पता चलेगा? स्पेस रखें नीचे, अब जरा 2-3 एंट्रीज अभी आनी है, तो टेबल बनवाएं जरा। हाँ जी ठीक है, सही कह रहे हैं आप, 6 मंथ्स का होगा। ये नीचे 3 एंट्रीज के लिए भी जगह छोड़ी गई है, एक तो अभी आप कर रहे हैं, एक रेंटल अभी और आना है, फिर डेप्रिसिएशन भी है, तो स्पेस रख लीजिएगा, फिर टेबल बनाए। ये डेट, रेंटल्स, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, ये स्टार्ट लें जरा खुद से। फर्स्ट एलिमेंट डेट 1 जुलाई 9, स्टार्टिंग पॉइंट, बैलेंस मींस बैलेंस में स्टार्ट अमाउंट 20 मिलियन लीज लायबिलिटी, बस फाइनल करना है।
जी अब इसमें जो छोटी छोटी नई चीजें बस आ रही हैं वो मैसेज जरा सुनते रहे। नेक्स्ट डेट पता है, इसमें ईयर एंड की डेट्स नहीं आनी, इसमें एग्रीमेंट की डेट्स आनी है, याद रहेगा। तो 31 दिसंबर पे रुकने की वजह, फर्स्ट रेंटल पे होना है, कितना रेंटल है, रुक गए जहां भी है 2500, ठीक है। अब इस में इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे होगा, नहीं इस में इंटरेस्ट कैलकुलेट किस पे होगा, बैलेंस 20 मिलियन है। अब 20 मिलियन जो है ये आउटस्टैंडिंग कितने अरसे रहा है, अब ये 6 मंथ्स का इस पे इंटरेस्ट आएगा। दो तरीके हो सकते हैं, एक तो ये कि 20 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 13.71% मल्टीप्लाइड बाय 6 बाय 12 कर लें, या ऑल्टरनेटिवली हमने वो 6 मंथली रेट निकाला हुआ है, आप उसको स्ट्रेट अवे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चॉइस इज योर्स एज यू लाइक, ठीक है। लेकिन 6 मंथ्स का इंटरेस्ट आ क्यों रहा है ये क्लियर है। दिस बैलेंस रिमेन्ड कांस्टेंट फॉर 6 मंथ्स ओनली, उसके बाद फिर इसने बदल जाना है। बताइए जरा फिगर 1373 पॉइंट्स, बेटा राउंड ऑफ कर रहे हैं, पॉइंट्स को राउंड ऑफ करके फाइनल बता दो जी। प्रिंसिपल 1127 हो जाएगा शायद, रिमेनिंग प्रिंसिपल 18 नहीं है, चले खुद से बनाए, ये बात समझ आ गई। बारह जो 6 मंथ्स हुआ, 6 मंथ समझ आ गया। अच्छा इसमें एक और आखिरी चीज, अब डेफिनेटली ये अगर टेबल बनाया जाए तो इसमें कितनी इंस्टॉलमेंट्स आनी है, 12 इंस्टॉलमेंट्स, लेकिन वो टू मच टाइम वेस्टिंग हो जाएगा। अपने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट अगर हम देखें तो बस आप मेरा ख्याल है जब जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी इसे एक्सटेंड कर लेंगे। आप बस 30 जून तक बनाएं, 30 जून 2010 तक बस बना लें, 2 इंस्टॉलमेंट्स लिख लें, जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी इसे फर्दर एक्सटेंड कर लें। तो ये सारा टेबल हमेशा जरूरी नहीं होता बनाना, जितना रिक्वायर्ड है आपको क्वेश्चन में उतना ही अगर बन जाए तो सफिशिएंट है। तो आगे जैसे जैसे अगर जरूरत महसूस होगी और बना लें। तो फिलहाल जरा काइंडली बस 2 इंस्टॉलमेंट्स की सेग्रीगेशन कर लें जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ठीक है प्लीज। सिक्स 669 ठीक है जी। पहले यहां तक कंप्लीट करने थे, ये तो जीरो ही नहीं हुआ यहां तक। जीरो कब होगा, जब सारे लिखेंगे, लेकिन जीरो तक जाना हमेशा जरूरी नहीं है। यहाँ रुकने की वजह हम शायद एंट्रीज कर सकते हैं फर्स्ट ईयर की, इन 2 रेंटल्स ने पे होना है। ये बनाया अपने हाथ से जरा एंट्री 31 नंबर 9 कहाँ पे 296 है, तो बेटा 296 लिखे आप, तो इधर गलत ही रहने दें, आप ठीक करें। मैंने कब कहा है कि नहीं, आप अगर वो है तो वो लिख लें, मैं भी इंशाल्लाह घर से घर जाके ठीक कर लूंगा। नहीं अगर बोर्ड पे गलत लिखा होगा तो क्या आप गलत लिख लेंगे, हरगिज नहीं, अब सही लिखा। ये उस्मान क्या आंसर है सही, नहीं मैं कुछ नहीं किया, अगर मैं नहीं कहना तो आंखें बंद करें और जीरो लगा लेंगे, कमाल है, कैलकुलेटर क्यों पकड़ा हुआ जी। फिगर्स ठीक है मेरी, ये 296 ही है वैसे, देखा बेटा ये ठीक है, मेरे साथ सारा दिन लगे रहिएगा, लेकिन खुदा के लिए पेपर में ये ना कीजिएगा, और साथ वाले के पर नजर पड़ी और उसने 5 लिखा हो तो उस गरीब को कन्विंस करके ना उठिएगा कि 6 कर, अपना सवाल पूरा कर दीजिए, उसका अल्लाह मालिक है, अब सवाल पूरा कर। अब किसी ने अगर 5 लिखा तो काट के 5 ना कह दीजिएगा, आप प्लीज एंट्रीज करें।
31 दिसंबर 9 की एंट्री होगी, अगली भी करेंगे। 30 जून 10 में भी रेंटल पे होना है, इस साल में एक और रेंटल भी है। कंप्लीट करें। ये 2 रेंटल्स क्यों पे हो रहे हैं जी इस साल? सेमी एनुअल होने की वजह से, नथिंग एल्स यार, सिंपल इज दैट। लीज लायबिलिटी डेबिट बाय 1127, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट बाय 1373 and cash or bank credit by 2500। ठीक है, सेम एंट्री रिपीट हो जाएगी 30 जून 2010 पे, सिर्फ अमाउंट्स का ब्रेकअप बदलेगा। लीज लायबिलिटी डेबिट 1204, कुछ यूज तो हो गए प्लीज अब चीजों से। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 1296 and cash or bank credit by 2500। जी कुछ रह गए इस साल? डेप्रिसिएशन का जरा खुद से डिसीजन लेंगे, जरा करें, जरा हिम्मत पड़े, जरा पिछला पेज से में लेके आए, जो पिछले पेज पे बहस हुई है, जो डेप्रिसिएशन पॉलिसी के एंगल से बातें हुई हैं, अपना जरा ओपिनियन दे। लीज टर्म 6 इयर्स है, यूजफुल लाइफ 8 इयर्स है, तो यूजफुल लाइफ की तरफ जाएं। कब जाते हैं? अगर ओनरशिप ट्रांसफर होनी हो या परचेज ऑप्शन की कोई इन्फॉर्मेशन हो। अब यहाँ कुछ नहीं हमें बताया हुआ, क्वेश्चन इज साइलेंट रिगार्डिंग कि ओनरशिप ट्रांसफर होनी है, परचेज ऑप्शन है या नहीं है। तो देयरफॉर अगर हमें इन्फॉर्मेशन नहीं तो हम क्या अज्यूम करें? शॉर्टर की तरफ जाएंगे हम। वी हैव नो इन्फॉर्मेशन के ओनरशिप ट्रांसफर होनी है। हमें कैसे पता चलेगा कि ओनरशिप ट्रांसफर होनी है? क्वेश्चन में बताएगा परचेज ऑप्शन है या नहीं है, इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। एक बल्कि नोट भी लिखा होगा अगर क्वेश्चन के नीचे पढ़े जरा, तो क्वेश्चन इज साइलेंट रिक्वायरमेंट के नीचे जरा ढूंढे, इसी क्वेश्चन के नीचे लिखा हुआ है। द क्वेश्चन इज साइलेंट रिगार्डिंग है कि ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप और परचेज ऑप्शन, देन सिंपली उसे इग्नोर कर दें। मींस हम ओनरशिप ट्रांसफर होनी है, परचेज ऑप्शन है, तभी अज्यूम करेंगे अगर क्वेश्चन में बताया हो। तो आप शॉर्टर की तरफ चलें या लॉन्गर की तरफ चलें? एक दफा अगर पूरा सेंटेंस देख के अपने वर्ड्स में बता दें डेप्रिसिएशन पॉलिसी वाला कि क्या है वो सेंटेंस, चाहे देख लें पेज नंबर 3 पे जाकर, पूरा पैराग्राफ सामने रख के जरा बता दें क्या स्टोरी का क्रक्स क्या है। अगर क्या हो तो क्या करना है, और वरना क्या करना है। अगर ओनरशिप ट्रांसफर होनी है या रीजनेबली सर्टेन परचेज ऑप्शन है, फिर तो आप यूजफुल लाइफ को कंसिडर करेंगे डेप्रिसिएशन के लिए। अदरवाइज आप शॉर्टर ऑफ द लीज टर्म एंड यूजफुल लाइफ, तो इस केस में शायद लीज टर्म शॉर्टर बनती है। तो 6 ईयर या 8 ईयर्स, ये ठीक है बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स। अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है ओनरशिप ट्रांसफर परचेज ऑप्शन की, तो उसे तो हम इग्नोर कर देंगे। इग्नोर करने का मतलब फिर ये होगा कि हम शॉर्टर की तरफ चले जाएंगे। एनी कंफ्यूजन? वर्किंग करवाएं, कैसे करो? 20 मिलियन डिवाइडेड बाय 6 333 समथिंग शायद आ रहा है। अब थाउजेंड्स में जीरो कर, सॉरी वैसे राउंड ऑफ करें, ट्रिपल, हाँ 333 लिखना शायद इजी है, काफी 3 हो गए 0.333। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके प्लीज, व्हाई आई एम टेकिंग 6 इयर्स रादर देन 8 इयर्स? पिछले क्वेश्चन में तो आप लोग मुझे यूजफुल लाइफ लिखवा रहे थे, वहां परचेज ऑप्शन की वजह से हम ओनरशिप ट्रांसफर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है जी, चले इसकी एक मेरा ख्याल है नेक्स्ट ईयर की एंट्रीज भी रिक्वायर्ड है, कर लें कंप्लीट, अब टाइम है अभी, कर लें है टाइम। टेबल एक्सटेंड करें, वो एंट्रीज कंप्लीट करके उठो। एक और साल के लिए अब आपको एंट्रीज करने के लिए टेबल को एक्सटेंड करना, तो करें जितने जरूरत है, इंडिविजुअली ट्राई करें।
इन्वेस्टमेंट्स आप भी कर। December 10 and 30th June 11. सर हमने इधर 10 को लेकर करना चाहिए। Thank you for calling GoToWebinar. Your call right now. Please hang up and try again. Code 2. Thank you for calling GoToWebinar. We are repairing unexpected system issues and are unable to process your call right now. Please hang up and try again. Code 2. कंप्लीट हो गया आपका? ये फिगर्स ठीक है इसमें? ये एंट्रीज करें, एंट्रीज लिखें, इन फिगर्स का यूज करके एंट्रीज करें। एनी कंफ्यूजन जी प्लीज? अब क्लियर हो गया? ये 30th जून, सॉरी 31st दिसंबर 2010 जी। जब आपका ब्रेकअप बोलिएगा तो फिगर्स का 1 to 8 7 1 to 1 3 25 30th June 11 is liability. One 375 1125
जी फाइंड द डेप्रिसिएशन सेम ही रहेगी, मेथड अगर ना पता हो तो अपने स्ट्रेट लाइन बेसिस पे अप्लाई कर देना। सॉरी 30 जून 11 ही है डेप्रिसिएशन डेबिट accumulated depreciation credit। जी हो गया सबका कंप्लीट। चले ये इसकी भी रिक्वायरमेंट्स भी हैं तो इंशाल्लाह ये कल क्लास में करेंगे। आप सिर्फ एक छोटा सा होमवर्क क्वेश्चन नंबर 4 जरा ध्यान में रखें, ठीक है। कल इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जरा क्वार्टरली रेंटल्स पे भी गेम चली जाए। कॉन्सेप्ट बहरहाल सारा यही है, रिवाइज करते रहे यार, इन दिनों में को खास आ गया हुआ। जी ठीक है अब्दुल साहब, रेंटल्स की अमाउंट सेम है यार, अगर रेंटल की अमाउंट सेम है तो फिर अमाउंट एज इट इज रहेगी, किधर से जाएगा। ठीक है अब्दुल साहब, हर रेंटल सेम नहीं है, 12 एनुअल सेमी एनुअल रेंटल। अल्लाह हाफ़िज़।